वेलकम बैक बच्चों। मेरा नाम है नितिन सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल इजी केमिस्ट्री। आज हम एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्यों है? क्योंकि हमें लिक्विड जो है वो हमारा फ्लोट करता है, ठीक है, और जो गैस है वो वॉलेटाइल नेचर की होती है। लेकिन हमें कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन तैयार करने होते हैं जिसमें हमें गैस जो है एज ए सॉल्यूट और लिक्विड जो है एज ए सॉल्वेंट लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम इस कॉन्सेप्ट को समझें कि आखिर एक उड़ने वाली गैस जो है वो किस तरह से पानी के साथ में कंबाइंड होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आज हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्या है कि जैसे कि हमारी जो गैस है, जैसे कि मान लो मैंने यहां पर HCl को लिया, तो HCl को अगर मैं वाटर के साथ में कंबाइन कर रहा हूं और यहीं पे क्या है, मैं ऑक्सीजन की भी सोच रहा हूं कि ये भी कंबाइंड हो किसके साथ में, पानी के साथ में। ठीक है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इस सॉल्युबिलिटी को? ठीक है, तो आज हम उसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है किसी भी वाटर के अंदर या फिर किसी भी लिक्विड के अंदर, ये एक्चुअली क्या है कि हमारी जो गैसेस हैं वो मोर ओवर ज्यादातर जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ हाई एक्सटेंट में और कुछ लोअर एक्सटेंट में। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, तो ये चीजें जो है हमारी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द गैस। तो सबसे पहले हम किसके बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग, हम करने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग solubility of solubility of gas into liquid। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला फैक्टर है वो है नेचर, नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। तो बच्चों ये क्या है, नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड क्या है? ठीक है, जैसे मैंने अभी अभी बात की थी कि जैसे सपोज करो मेरे पास में HCl है, HCl गैसेस फॉर्म में है और ये हमें जो है वाटर के साथ में डिसॉल्व करानी है। पहली इक्वेशन ये है। दूसरा क्या, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन है और इसे मैं वाटर के साथ में डिसॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि HCl जो होती है वो हमारी एक्चुअली पोलर है। कैसे पोलर है? क्योंकि देखो इस हाइड्रोजन के ऊपर हल्का सा पार्शली पॉजिटिव साइन है और इस क्लोरीन के ऊपर पार्शली नेगेटिव है। ठीक है, ऐसे ही इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव है और इसके लिए इसके ऊपर क्या है, पार्शली नेगेटिव है। तो इस वजह से क्या है कि इन दोनों की जो फॉर्म है वो पोलर फॉर्म है। ठीक है, तो एनसीईआरटी अगर हम बुक पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन बहुत ही क्लियर लिखी है, सेम डिसॉल्व इनटू सेम। ठीक है, जो सेम सॉल्यूट है वो सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेम का उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें मैं ऑक्सीजन, बात करें हम ऑक्सीजन की, तो इस पे हल्का पार्शियल और बहुत ही हल्का क्या है, हल्का पार्शियल, सॉरी पार्शियल नेगेटिव रहता है, पार्शियल पॉजिटिव रहता है। तो ये जो है एक अच्छा सॉल्यूट नहीं है डिसॉल्व होने के लिए किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, तो इसी वजह से जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन की वो ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन वहीं पर बात करें हम HCl की, तो वो जो है वाटर के साथ में बहुत अच्छी तरह कंबाइंड हो जाती है। ठीक है, तो हम ये मतलब हम इसमें ये लिख सकते हैं कि पोलर polar solute dissolve into polar solvent and non-polar dissolve in non-polar
सॉल्वेंट। ठीक है, तो डिपेंड करेगा बच्चों, है ना, ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो सॉल्यूट है वो कैसा है। वो अगर पोलर है तो उसके लिए हमें सॉल्वेंट कैसा चाहिए होगा, पोलर ही चाहिए होगा। और अगर हमारा सॉल्वेंट जो है वो नॉन पोलर है तो उसके लिए जो सॉल्यूट चाहिए वो हमारा कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। ठीक है, तभी ये डिसॉल्व होंगे। अब हम देखते हैं दूसरा फैक्टर। तो बच्चों फैक्टर नंबर 2 है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो, एक बड़ा ही जनरल सा सिनेरियो लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास में कोई बर्तन है, उसे हमने क्या गैस पे रखा। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि अगर उसमें वाटर है तो वाटर के वेपर जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। उसी टाइम पे हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जो है कुछ गैस जो है वो डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए। सो इज इट पॉसिबल? नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी चीज की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि हीट जो है उसमें से खुद रिलीज हो रही है। ठीक है, तो फिर वो जो है क्या होगा कि जब हम किसी ऐसे सॉल्यूट को ऐड करने की कोशिश करेंगे जो गैसियस फॉर्म में, तो वो उसमें ऐड नहीं होगी। जैसे कि बात करो इस बर्तन की। इस बर्तन में क्या है बच्चों कि यहां तक वाटर है। ठीक है, और ये हमारे जो है कुछ गैसियस मॉलिक्यूल है। थोड़ी देर बाद मतलब जब हम इसे हीट करना शुरू करेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से इस वाटर के जो वेपर है वो फ्री होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो सॉल्युबिलिटी है वो एक्चुअली हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि हम मिलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये उसके जो है एकदम उल्टा हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंटी प्रोपोर्शनल है। मतलब वो जो है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को रेज करेंगे वैसे वैसे हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। अगर सॉल्युबिलिटी हमें इंक्रीज करवानी है तो हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर को सीमित रखना होगा। ठीक है, तो ये बात मुझे लगता है कि पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम जो जरूरी अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे बोलते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जैसे कि बच्चों इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे कि अगर मान लो हम यहां पर सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में, सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में अगर ग्राफ खींचना चाहें तो ये ग्राफ जो है हमारा कुछ इस तरह से जाएगा। जैसे कि पहले सॉल्युबिलिटी अच्छी थी लेकिन जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को रेज करना शुरू किया है वैसे वैसे क्या हुआ, ये डाउन होने लगा। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट बढ़िया तरह से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जो है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नोट कर। तो बच्चे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। एक्चुअली इसी जगह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ निकल के आया जो हेनरी ने दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, देखो हेनरी के लॉ को समझने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि ये क्या है। जैसे कि सपोज करो ये एक बर्तन है और इस बर्तन में क्या है, ये हमारे कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये कुछ गैसियस मॉलिक्यूल हैं और ये हमारा क्या है, किसी भी लिक्विड का सरफेस है। हमने क्या किया, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया। अब जैसे जैसे मैं इस पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब ऊपर की तरफ जैसे जैसे मैं दबा रहा हूँ वैसे ही वैसे ये गैसियस मॉलिक्यूल्स जो हैं इस वाटर सरफेस के नजदीक आ रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं इस पिस्टन को दबा रहा हूं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि ये जो वाटर मतलब जो गैसियस मॉलिक्यूल है ये वाटर सरफेस के नजदीक आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये आपस में डिसॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है डिसॉल्व हो रहे हैं, डिसॉल्विंग मतलब सॉरी यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि जो मेरी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी एक्चुअली जो है वो प्रोपोर्शनल हो रही है किसके, प्रेशर के। कि जैसे जैसे मैंने प्रेशर को इनहेंस किया, प्रेशर को मैंने इंक्रीज किया वैसे वैसे मेरी सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ गई। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि हेनरी ने ये बोला कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन लिक्विड
in liquid depends upon the applied pressure. या फिर इस बात को मैं किस तरीके से कह सकता हूं, या फिर मैं जो है इस बात को इस तरीके से बोलता हूं, द solubility of a gas in a liquid is directly proportional to applied pressure. ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे ये जो सॉल्युबिलिटी है, तो हमारे पास में बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म हैं। उन्हीं कंसंट्रेशन टर्म में से इन्होंने लिया किसे, जीटा को। जीटा मतलब मोल फ्रैक्शन को। इन्होंने बोला कि जो इसका मास है, मास कितना मास डिसॉल्व हो रहा है, ये जो है जो सॉल्युबिलिटी होगी उसकी, उसे हम जो है क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन लेंगे। ठीक है, यानी कि ये हमारे मोल फ्रैक्शन के ऊपर जो है डिपेंड करेगा। तो मोल फ्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के, प्रेशर के। तो मैं यहां से बच्चों कर सकता हूं कि x इक्वल्स टू, जब भी कभी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां पर मैं k डैश ले सकता हूं, k डैश p। और जब मैं बात करूं p की, तो p इक्वल्स टू क्या होगा, p इक्वल्स टू होगा हमारा 1 अपॉन k डैश और जीटा। ठीक है, 1 अपॉन के डैश जीटा। अब क्या करना है बच्चों, अब जो है देखो ये 1 अपॉन के डैश, यहां पर एक बहुत ही अच्छा लॉजिक है कि जैसे जैसे ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू अगर बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर कम होगा, है ना। और जैसे जैसे इसकी वैल्यू जो है कम होती है वैसे वैसे प्रेशर जो है क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो यही जो है बाद में हेनरी ने इसे मतलब बाद में इसे जो है के एच का नाम दिया गया, के एच जीटा। तो यहां पर बच्चों ये जो के एच है, ये के एच क्या है, के एच हमारा जो है हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट। पी प्रेशर और जीटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसे हम जो है हेनरी लॉ के नाम से जानते हैं बच्चों। हेनरी ने जो है यही बात बोली थी कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये जो है हमारा हेनरी लॉ है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे राउल्ट्स लॉ को। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पहले बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं हेनरी लॉ के ऊपर, और तब तक के लिए आप इसे देखिए। हम फिर उसके बाद में राउल्ट्स लॉ और इस पूरे चैप्टर को जल्दी से जल्दी फिनिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।